ये अर्ली डिलीवरी के आपके क्वेश्चन हो गए। अब 4 क्वेश्चन है लेट एक्सटेंशन वाले। देखो लेट एक्सटेंशन अब ये कहाँ कवर होते हैं? मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये वाला पॉइंट हमने अभी अभी कवर कर लिया, 6th वाला, ठीक है। अब आ रहा है 7, 8, 9 और आप देख रहे हो मैंने एक ही साथ कलर करके रखा है। इसका मतलब सब में ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, क्या है सर? सबसे पहली चीज तो समझो, अगर ड्यू डेट पे आप बैंक के पास नहीं पहुंचे, लेट डिलीवरी के केस में हम ये मान के चलेंगे कि अगर आप ड्यू डेट पे नहीं पहुंचे तो आपने कर दिया डिफॉल्ट। यानी बैंक, अब कोई भी किस्सा हो, आपका पर्पस डिलीवर करना हो, कैंसिल करना हो या एक्सटेंशन करना हो, हमने आपको डिफॉल्टर मान लिया तो आपको अब ऑटोमेटिक कैंसिलेशन वाले रूल अप्लाई होते हैं। अब वो क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। पंगा क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग में ही मान लो 2 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अभी तक हमने देखते आया कि एक जब कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बैंक खुद को भी कवर करती है इंटर बैंक मार्केट में। तो ड्यू डेट पे कस्टमर तो आया नहीं, लेट का मतलब ही यही हुआ कि कस्टमर ड्यू डेट पे नहीं आया। तो कस्टमर आया नहीं तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, और वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ था सर। इधर से खरीद के ही तो उधर बेचना था, या उधर से खरीद के इधर बेचना था। कहीं ना कहीं पंगे हो गए। इंटर बैंक मार्केट में जो कवर कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा था वो तो ऑनर करना ही पड़ेगा, पर अब वो ऑनर किसके साथ करोगे? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इंटर बैंक मार्केट में मान लो आपने प्रॉमिस किया कि हम आपको $1,00,000 बेच देंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर से आने वाले, पर कस्टमर ही नहीं आया उस दिन तो डॉलर आए नहीं। अब आप बेचोगे कैसे? स्पॉट में बाय करके, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कवर कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पॉट के साथ कैंसिल हो रहा है। एक चीज तो हो गई, इसमें होगा प्रॉफिट लॉस, वो रिकवर करना बनता है किससे? कस्टमर से, ठीक है। वो हो गया, दिन खत्म। पर उसी दिन आप एक और काम करोगे। आपको पता है कस्टमर आया नहीं, तो कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी आप स्वैपिंग करोगे। क्या मतलब है? उसको भी कवर करोगे कि अगर कस्टमर आया मान लो और उसे खरीदना है तो हमें देना पड़ेगा, उसके लिए वापस से आप एक और फॉरवर्ड बाय कर लोगे अगर उसे खरीदना है। तो अगर उसे बेचना है तो वो लेके हम मार्केट में बेच देंगे, उसके लिए फॉरवर्ड सेल ले लोगे। फेडाई के रूल्स बोलते हैं कि बैंक रियलिटी में वो स्वैप वाला कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, लेकिन स्वैप मान के चलेंगे कि वो स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट बैंक करेगी और जो भी लॉस आएगा वो रिकवर किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज पे, अर्ली डिलीवरी में क्या हो रहा था, ये था कस्टमर के साथ वाला रेट अर्ली डिलीवरी में, और ये था कवर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कस्टमर के साथ वाला रेट स्पॉट में डील कर रहे थे, याद है, अर्ली डिलीवरी में, बट कवर वाले रेट के लिए आप स्वैप ले रहे थे। अब क्या होगा पता है? ये हो गया अर्ली वाला केस और ये हो गया डीले वाला केस, हो एग्जैक्ट सेम रहा है, लेकिन अब ड्यू डेट पे आपका जो कवर कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप स्पॉट में डील करोगे, क्लोज कर दो स्पॉट में। और जो कस्टमर, आप ये मान के चलोगे कि कस्टमर अब इस डेट के बाद में कहीं तो आएगा, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट आपके पास है, सब डिटेल है आपके पास में, कस्टमर को आके करना तो पड़ेगा ही अब, ठीक है। तो आप इसी पॉइंट पे एक स्वैप वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। अब ये रियलिटी में बैंक ले या ना ले, फेडाई का बोलना है कि ऐसा मान के चलो बैंक लेगी और इसके बीच में जितना भी लॉस आएगा वो भी कस्टमर को देना पड़ेगा। यानी
स्वैप ट्रांजैक्शन बैंक एंटर करे ना करे, स्वैप लॉस तो देना ही पड़ेगा, सिंपल। अब आप नोटिस करना एक चीज, अर्ली और डिले में क्या है, कस्टमर स्पॉट के साथ कैंसिल हो रहा था, अब कवर स्पॉट के साथ कैंसिल हो रहा है, और कवर स्वैप के साथ कैंसिल हो रहा था, अब कस्टमर स्वैप के साथ कैंसिल हो रहा है। एग्जैक्ट सेम, बस एक महीना आगे सरक गया, एक महीना मतलब एक डेट आगे सरक गया। एक और चीज का ध्यान रखना, ये तो हो गया स्वैप लॉस के लिए। एक और चार्ज यहां पे लग जाएगा कि कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमको अलग से कैंसिल करना पड़ेगा जिस दिन कस्टमर आएगा। इसको मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। ड्यू डेट के बाद 3 दिन का टाइम होता है, बाय डिफॉल्ट 3 दिन का टाइम होता है कि कस्टमर इस डेट में कहीं पे भी आ जाए और उस दिन के स्पॉट रेट पे कस्टमर का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कैंसिल करके कैंसलेशन चार्जेस भी कस्टमर से लेंगे। तो ये एक नई चीज आई है। पहले था सिर्फ स्वैप लॉस और इंटरेस्ट, ठीक है, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट। अब स्वैप लॉस भी है, इंटरेस्ट भी है और कैंसलेशन चार्जेस भी है। वो ऐसा, ये इस रेट के साथ में। ये वाली बात समझो कि जिस दिन भी कस्टमर आएगा, पहले दिन आए, दूसरे दिन आए या तीसरे दिन आए, तीनों में से जिस दिन भी आया उस दिन का स्पॉट रेट के साथ कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट हम कर देंगे कैंसिल। लेकिन अगर कस्टमर चौथे, पांचवें, छठवें या और कोई भी दिन आया 3 दिन के बाद, तो ऑटोमेटिकली तीसरे दिन का रेट लगेगा कैंसिलेशन के लिए। यानी कि 3 दिन के अंदर या तीसरे दिन का जो भी अर्ली होगा, जो भी जल्दी होगा, वो दिन का रेट हम यूज करेंगे कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहां पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये वाला अमाउंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मैं जो ग्रीन पार्ट कर रहा हूं, वो यूज होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इन दोनों के बीच का अमाउंट, स्पॉट और स्वैप जो है, ये 2 नए कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, ये होगा स्वैप लॉस। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कस्टमर और स्पॉट का, वो होगा कैंसलेशन चार्जेस। ये 3 चीजें कस्टमर से रिकवर की जाएगी। एक और चीज का ध्यान दो, क्योंकि हमने उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया कि डिफॉल्टर है, फ्रॉड करा है, फ्रॉड तो नहीं, डिफॉल्टर है, तो ऐसे केस में अब अगर कोई गेन कस्टमर को होता हुआ नजर आता है तो गेन शेयर नहीं किया जाएगा। यहां पे इनफ्लो भी होगा तो इनफ्लो पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। आउटफ्लो पे रिकवर जरूर करोगे, इनफ्लो पे इंटरेस्ट दोगे नहीं। लॉस जरूर रिकवर करोगे, गेन शेयर करोगे नहीं, क्योंकि डिफॉल्टर है। ये चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे सिर्फ और लॉस ही आएगा कस्टमर को। इन केस में तो आपने देखा एक क्वेश्चन में गेन आया था 4000 समथिंग का, यहां पे नहीं आएगा। डीले के केस में आपको डिफॉल्टर कंसिडर किया जाता है और कोई गेन शेयर नहीं किया जाता। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ थी वो सब यहाँ पे है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है कैंसलेशन। जो कस्टमर का रेट है, आप बोलोगे सर वो इसके साथ में तो कैंसिल हो गया, नहीं हुआ इसके साथ में कैंसिल। ये तो हम क्या कहते हैं, ये तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट ले ना ले, रिकवरी स्वैप लॉस के लिए कैलकुलेशन में आएगा, पर एक्चुअल में कैंसलेशन कस्टमर के साथ ऐसा होगा, तो कैंसलेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ठीक है, हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग, देखना इजी है। लेट डिलीवरी, बैंक विल ट्रीट द कस्टमर एज डिफॉल्टर in all the cases of late transaction. This means that only losses will be recovered but gains if any will not be shared with the customer. ठीक है, यानी कैंसलेशन लॉस हुआ तो रिकवर करो, गेन मत पे करो, शेयर मत करो। स्वैप लॉस हुआ तो रिकवर करो, स्वैप गेन शेयर नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आउटले है तो रिकवर करेंगे, इनफ्लो है तो नहीं रिकवर करेंगे। दिख रहा है आपको? In all the cases of late transaction, original contract will be cancelled at, ध्यान देना, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है मैंने आपको बोला था, ये कैंसिल होगा एट द स्पॉट रेट जब कस्टमर बैंक के पास आया, या फिर स्पॉट रेट ऑफ 3rd डे आफ्टर द ड्यू डेट। इन दोनों में से जो भी अर्ली हो रहा है इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कैंसलेशन। अगर वो चौथे, पांचवें, छठवें दिन आया तो तीसरे दिन का रेट लगेगा। ध्यान देना, अगर वो पहले दिन आया तो पहले दिन का रेट लग जाएगा, दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन का रेट लगेगा, तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन का रेट लगेगा, चौथे दिन आया, पांचवें दिन आया, 15वें दिन आया, 20वें दिन आया, तीसरे दिन का ही रेट लगेगा कैंसलेशन के लिए। These cancellation charges will be recovered from customer gain any if will not be shared.
अपार्ट फ्रॉम द कैंसिलेशन चार्जेस बैंक विल ऑल्सो रिकवर स्वैप का लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। ड्यू डेट पे बैंक विल कैंसल द कवर कॉन्ट्रैक्ट बाय एंटरिंग इनटू स्पॉट ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है, क्योंकि कवर कॉन्ट्रैक्ट तो पहले कस्टमर के साथ कैंसिल होने वाला था, वो नहीं हुआ, तो अब स्पॉट में कैंसिल करना पड़ेगा। दिस विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एंड बैंक विल रिकवर इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो फ्रॉम द डेट टिल द सेटलमेंट बाय द कस्टमर। जब तक कस्टमर सेटल नहीं कर लेता तब तक का इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो कस्टमर को देना पड़ेगा। अब वो 2 दिन का होगा तो 2 दिन कैलकुलेट करो, 10 दिन होगा तो 10 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बैंक विल ऑल्सो टेक द कवर फॉर क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टिंग दैट कस्टमर माइट कम फॉर सेटलमेंट। कस्टमर आएगा ही 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो जितने नज़दीक का आप स्वैप ले सको, कवर ले सको, क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ वाला देखो, अर्ली डिलीवरी में देखो ये चीज़ होती थी, सिंपल भाषा में अगर समझोगे तो स्वैप लॉस और गेन होता था, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो होता था। पर लेट डिलीवरी में अगर आप देखोगे तो सिर्फ लॉस स्वैप का, आउटफ्लो ऑन इंटरेस्ट और कैंसिलेशन चार्जेस, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 104.5 ऑलमोस्ट सेम है। मैं 4, 5 को छोड़ रहा हूँ और 6 और 7 को ले रहा हूँ, क्योंकि 6 और 7 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, 5, 6, 7, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाता है ना। तो 5, 6, 7 लेना बनता है। आ जाओ, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 105। एक इम्पोर्टर है, ठीक है, इम्पोर्टर है, इसका मतलब उसको पैसे चाहिए तो उसने हमसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। हम तो बैंक है, तो हमने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा एज अ बैंक। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है होगा 3 महीने या जो भी होगा, फॉरवर्ड सेल का, विथ इज बैंक ऑन 1 सितंबर फॉर $5 लाख ड्यू ऑन 1 फरवरी। सितंबर के बाद पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा, यानी 5 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, 82.60 में। अब मुझे पता है कि अगर ये लेट है तो फिर मैं ऐसा टाइमलाइन बना लेता हूँ। ये ड्यू डेट है, ठीक है, और यहाँ पे वो आएगा किसी और डेट पे। कस्टमर के साथ में जो रेट करा था वो था कॉन्ट्रैक्ट 82.60, और उसको हम 82.60 में बेच देंगे तो हमको 82.60 मिलेंगे एज अ बैंक। ठीक है, ये था ओरिजिनल। और बैंक ने अपनी पोजीशन कवर कर ली इंटर बैंक मार्केट में 80.90, यानी 80.90 पे खरीद के 82.60 पे हम बेच देंगे। ठीक है, तो 80.90 में आप ड्यू डेट पे डॉलर खरीद लोगे 5 लाख, इसी दिन आप कस्टमर को बेच दोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्सचेंज रेट आपको दिए हुए हैं डॉलर के इंटर बैंक मार्केट में 1 फरवरी और 4 फरवरी के। देखो 3 दिन का ही गैप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इतने ही दिन मिलते हैं। 1 फरवरी ड्यू डेट थी, उसके बाद 3 दिन खत्म होते हैं 4 तारीख को। ठीक है, यह आज का स्पॉट रेट है, 1 फरवरी का स्पॉट रेट और 4 फरवरी का स्पॉट रेट। और फरवरी में आपको फरवरी एंड का फॉरवर्ड दिया हुआ है। ये जो स्पॉट बाय फरवरी लिखा है ये फॉरवर्ड है सर, फरवरी एंड का फॉरवर्ड है, मार्च, अप्रैल, मई। वैसे ही आपको 4 तारीख को फरवरी एंड, मार्च, अप्रैल, मई का फॉरवर्ड दिया हुआ है। हर दिन रेट्स बदलते हैं, तो मार्च के फॉरवर्ड का रेट 1 तारीख को कुछ और रहेगा, 4 तारीख को कुछ और रहेगा। ये चीज़ को समझो। ठीक है, एक्सचेंज मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है इंटर बैंक है, तो मार्जिन है 0.18% का। बिड में लगाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, आस्क में लगाओगे तो ऐड करना पड़ेगा। मार्जिन है, बिड और आस्क में ऐड होगा, बिड में माइनस होगा। इंटरेस्ट जो लगेगा वो है 15% का। इंपोर्टर ने रिक्वेस्ट किया 4 तारीख को, हो गया ना डीले, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ ड्यू डेट ऑन 1 मई। ठीक है, 4 तारीख को वो 1 मई का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, तो 4 तारीख वाले कॉलम में देखो मई का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें से बिड लोगे कि आस्क लोगे ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले तो 4 तारीख के पहले तो ड्यू डेट आएगी। अब कस्टमर को छोड़ दो, कस्टमर इस दिन नहीं आया, ये कंफर्म हो गया। आपने उस दिन 80.90 पे डॉलर खरीद लिए थे कस्टमर को देने के लिए, अब क्या करोगे, स्पॉट में बेच दो।
इंटर बैंक मार्केट में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था फॉरवर्ड बाय का, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैंसिल होना था फॉरवर्ड सेल, तो अब आप उसको स्पॉट में सेल कर दो उन्हीं डॉलर्स को। आप बेचोगे दूसरी बैंक, किसको बेचोगे सर आप? इंटर बैंक मार्केट में। तो दूसरी बैंक जो है वो खरीदेगी, और ये खरीदने का रेट है उनका 80.10। ड्यू डेट पे ही तो आप 1 तारीख को स्पॉट में बेच रहे हो, तो 1 तारीख के कॉलम में मेरा बेचने का, दूसरी बैंक के खरीदने का रेट 80.10, और इंटर बैंक मार्केट में कोई मार्जिन नहीं लगता, तो मैंने बेच दिया 80.10। यहाँ क्लियर मेरा नुकसान हुआ है 0.80 का, दिख रहा है? 90 में खरीद के 10 में बेचा है, चलो ठीक है। और उसी दिन, ध्यान देना ये वाला पार्ट, उसी दिन मैं ये मान के चलूंगा कि इसको भी मेरे को स्वैपिंग में क्लोज करना है कस्टमर का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो क्लोजेस्ट पॉसिबल, क्योंकि 3 दिन तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट है, 3 दिन में अपने आप ही कैंसिल हो जाना है, तो क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लूंगा इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड सेल को कैंसिल कैसे किया जा सकता है? फॉरवर्ड बाय से इंटर बैंक मार्केट में मैं खरीदना चाहूंगा, क्लोजेस्ट मतलब यही है, क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आ रहे हैं ना ये सब। तो 1 फेब को ही क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैं खरीदूंगा, दूसरी बैंक बेचेगी, आस्क रेट लग जाएगा 80.45, और मैं खरीदूंगा तो पैसे दूंगा। दिख रहा हो? ये चीज समझो कि ड्यू डेट पे 2 चीजें होगी सर। मैं कवर कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉट में कैंसिल कर दूंगा सेल करके, तो 80.10 में बेच दिए, और कस्टमर के भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने एक फॉरवर्ड ले लिया आज ही, और वो क्लोजेस्ट पॉसिबल वाला लूंगा मैं, तो 80.45 आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखो फ़ायदा नुकसान हुआ है कि आपको, इसमें आपको फ़ायदा हुआ है एक्चुअली, तकरीबन 2 रुपये 15 पैसे का, और आपका ओरिजिनल जो फ़ायदा होने वाला था 1 रुपये 70 पैसे का, वो भी तो लॉस हो गया ना 170 का। तो 3 तरह का लॉस है जो आप अब स्वैपिंग में कवर करोगे, एक ये और ये प्रॉफिट कितना आता है 1 रुपये 70 पैसे 80 पैसे, टोटल मिला के 35 पैसे का आपका नुकसान आ रहा है। वो आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस से आसानी से निकाल सकते हैं। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 80.45 जा रहा है, 80.10 आ रहा है, तो आपको 35 पैसे का यहाँ पे नुकसान दिखेगा। तो वो हो गया आपका स्वैप लॉस। तो एक पार्ट तो ये है जो रिकवर करना है, एक पार्ट ये है जिस पे इंटरेस्ट रिकवर करना है। कितने दिन का? 3 दिन का इंटरेस्ट रिकवर होगा, क्योंकि वो 3 दिन में आ गया था ड्यू डेट के, तो 3 दिन का इंटरेस्ट, स्वैप लॉस। इसके अलावा एक और चीज है, जब वो आया 4 तारीख को, तो जब वो आया 4 तारीख को, तो ये वाला जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था ये हमें कैंसिल करना है, स्पॉट में कैंसिल होगा 4 तारीख के रेट पे, और कस्टमर के साथ कैंसिल हो रहा है। तो कस्टमर देखना क्या क्या कैंसलेशन का क्या कॉन्ट्रैक्ट लोगे आप, ये बताओ। सबसे पहले तो स्पॉट लोगे, बैंक के एंगल से देखो, सबसे पहले तो स्पॉट लोगे, और कस्टमर के साथ फॉरवर्ड सेल का था, बैंक स्पॉट में बाय करेगी। और एक चीज का और ध्यान देना, अभी तक आप ये वाला जो रेट लिया, ये वाला जो रेट लिया इंटर बैंक के साथ करा, तो दूसरे बैंक के एंगल से देख रहे थे इन रेट्स को। ये वाला जो कर रहे हो कैंसल, फॉरवर्ड सेल को स्पॉट बाय, 4 तारीख को वो आया, ये कस्टमर के साथ कर रहे हो, तो रेट अपने एंगल से देखेंगे हम। स्पॉट में बाय करना है यानी खरीदना है हमें 80.01, और उसमें मार्जिन लेस हो जाएगा क्योंकि बिड रेट है, तो 80.01 लेस 0.18% करोगे तो आता है 79.8660, 79.8650 नियरेस्ट आपका आ गया। 79.8650 में आप बाय कर लोगे। ध्यान देना 79.8650 में आपने खरीदा
और 82.60 में बेचा कस्टमर के साथ, तो ये तो फ़ायदा आपका हुआ, कस्टमर का लॉस हो गया। 82.60 माइनस 79.8650, ये हो गया ₹735 का नुकसान कस्टमर का हर डॉलर पे। तो अब आप अल्टीमेटली जाके एक ये रिकवर कर रहे हो, मैं मार्किंग कर देता हूँ दूसरे कलर से, एक इस पे इंटरेस्ट रिकवर करोगे, एक ये लॉस रिकवर करोगे 35 पैसे का स्वैप लॉस, और ये कैंसिलेशन चार्जेस रिकवर करोगे। देखते हैं चलो धीरे धीरे। कैंसिलेशन का रेट क्या लगा, कैंसिलेशन का रेट क्या लगा 79.8650, क्योंकि कस्टमर के साथ 4 तारीख को कैंसिल हुआ है और कस्टमर के साथ पहले फॉरवर्ड सेल था, अब स्पॉट में बाई करना है। हमारे एंगल से रेट देखेंगे 80.01 लगेगा, और कस्टमर को लगाना है तो मार्जिन माइनस करेंगे, माइनस किया क्योंकि बिड रेट है। देख रहा हूँ कितनी सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। तो 80.01 में ये इन्होंने 2 डिजिट में राउंड ऑफ किया। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है ना 2 डिजिट में, अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे देखो हमारे रेट्स थोड़े से फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे हमको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे 87 आ जाएगा, शायद 87 आ गया, ठीक है। 2 डिजिट में क्वेश्चन में क्लियर लिखा है तो उस चीज़ को फॉलो करो। ये रहा कैंसिलेशन रेट आ गया हमारा। अमाउंट पेबल ऑन $5 लाख, 2 रेट देखना, कैंसिलेशन में 79.87 जो कैंसिलेशन का रेट था, और 82.60 बैंक ने बेचा है 82.60 में, तो कस्टमर पे करेगा 82.60 माइनस 79.87, तो ये आता है ₹2.73 ऑन $5 लाख। तो मल्टीप्लाई कर लो, इतना कस्टमर देगा। इसके बाद ध्यान देना, और स्वैप लॉस 35 पैसे का दिख रहा है, वो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आउटले 80 पैसे का दिख रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखो 35 पैसे का आपको दिखेगा, ये रहा स्वैप लॉस, और 80 पैसे का आपको दिखेगा इंटरेस्ट ऑन आउटले, वो भी रिकवर किया जाएगा। वो आ रहा है सर 3 दिन का 493। तो टोटल मिला के कॉस्ट देखो, एक तो कैंसिलेशन चार्जेस लग गए इतने ₹2.73 ऑन 5 लाख, और स्वैप लॉस लग गया 0.35 पैसा ऑन 5 लाख, और ये इंटरेस्ट लग गया, तो इतना रिकवर करेंगे। इसके बाद में कस्टमर ने बोला एक्सटेंड करना है, कब बोला 4 तारीख को बोला, और कस्टमर हमसे खरीदना चाहता है, हम बेचना चाहते हैं। हम अगर बेचना चाहते हैं कस्टमर को तो सेल रेट लगेगा, आस्क रेट, और कस्टमर के साथ है तो हमारे एंगल से देखेंगे, तो हमारे एंगल से आस्क रेट क्या आएगा 80.90, और उस क्योंकि वो आस्क है तो उसमें मार्जिन ऐड होगा 80.90, रुको 75, उसने मे का ही मांगा ना, थोड़ी सी गलती है, या तो वो मे का मांगेगा। अब देखो हो सकता है क्वेश्चन में 1-2 बार ऐसा हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गलती से ये नंबरिंग जो है फरवरी मार्च अप्रैल में, या अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आई होगी या कुछ तो ऐसा आया होगा, उन्होंने गलती से ये रेट ले लिया है 80.75 आज का, अप्रैल का रेट लिया है, जबकि मई का चाहिए, तो मई का 80.90 ही है। तो ये इंस्टीट्यूट का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर 20 का एक बार सजेस्टेड चेक करना, अगर उन्होंने ठीक किया होगा तो ठीक है, अगर मई का ही चाहिए तो ये थोड़ा आंसर ना बदल जाएगा, यहाँ आएगा 80.90, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड देखने के बाद। यहाँ आएगा 80.90 इंटू 0.18%, तो वो होता है 0.1415 होता है वैसे राउंड ऑफ में तो, और ये आएगा 81.05 ऐसे। वो मंथ को ऊपर नीचे लेने के चक्कर में हुआ 1-2 बार इंस्टीट्यूट का, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये देखो यहाँ भी अप्रैल में स्टार मार्क करा था इंस्टीट्यूट ने, और ये रहा, ये देखो इन क्वेश्चन पेपर दिस मंथ एंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स वेर मिस्टेकनली प्रिंटेड एज प्रीवियस मंथ्स। तो ऐसा 1-2 बार हो चुका है जब आगे पीछे हो गए मंथ्स और उसके लिए ऊपर का रेट ले लिया नीचे का रेट लेने के बजाय, बट दैट्स ओके, आप करेक्शन कर लो अगली बार से तो भी आपको ध्यान में रहेगा। फर्स्ट मई बोला है तो ये रहा मई में 80.90 लग गया आपका, कहानी ख़त्म।
हाँ, आप ये बिल्कुल मत मान के चलो कि 30 अप्रैल का होगा तो फर्स्ट में अगले दिन आता है, नहीं सर, ये वैसा नहीं रहेगा। फर्स्ट में है, मई का ही रेट लगेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है, इस वाले क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन तो एक्सटेंशन का था, ये वाला क्वेश्चन है कैंसलेशन, डिलीवरी और एक्सटेंशन, तीनों पूछा है इसमें। पर इससे आंसर ज़्यादा बदलता नहीं है। कैंसलेशन हो, एक्सटेंशन हो, डिलीवरी हो, कुछ 2-3 चार्जेस है, वो तो तीनों केस में पे करना है। ठीक है, तो कैंसलेशन करोगे तो भी कैंसलेशन पे करना है, कहानी ख़त्म। डिलीवरी दोगे तो डिलीवरी में ये कैंसलेशन तो पे करना ही है, प्लस डिलीवरी का स्पॉट रेट ले लो, जिस दिन आया उसी दिन डिलीवरी ले लो, उस दिन का रेट लग जाएगा। ठीक है, और एक्सटेंड करना है तो आगे का फॉरवर्ड रेट हम दे देंगे। पर ये जो कैंसलेशन का अमाउंट है वो तीनों केस में सेम रहेगा। देखो, ऑन 10th जुलाई एन इम्पोर्टर एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोर्टर है, उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, हम बेचेंगे, हमने करा फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको 66.84 पे बेचेंगे। ठीक है, ये पैसा हमारे पास आएगा और हमने कवर कर लिया खुद को कि इंटर बैंक में ड्यू डेट पे इस रेट पे हम खरीदेंगे 68 पे और 84 में उसको बेच देंगे। ये था नॉर्मल हमारा कॉन्ट्रैक्ट, दो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बट जाहिर सी बात है, अगर टाइम पे हो जाता तो दोनों एक दूसरे से सेटल हो जाते, हम प्रॉफिट लेके चले जाते, लेकिन डिले हो गया। डिले हो गया तो कस्टमर आया नहीं तो ये वाला जो पार्ट है अभी तक डिलीवर हुआ नहीं, मतलब ऑनर हुआ नहीं। तो हमने जो डॉलर खरीदे उसको देने के लिए वो डॉलर हमने स्पॉट में निकालना पड़ेगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये था फॉरवर्ड बाय, ये था फॉरवर्ड सेल। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा इमेजिन करना शुरू करो, ये है ड्यू डेट, अब वो आया 2 दिन बाद, 10 तारीख के बाद 12 दिया ना, तो कवर कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा वो था फॉरवर्ड बाय और ये था फॉरवर्ड सेल। बाय करने वाले थे हम 66.68 में, सेल करने वाले थे 66.84 में, ध्यान देना मेरी तरफ। ठीक है, ये दोनों एक ही दिन होना चाहिए था ड्यू डेट को, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कस्टमर आया नहीं तो हमने तो बाय कर लिया ना, हम क्यों डिफ़ॉल्ट करेंगे इंटर बैंक में, तो हमारे को भी पेनल्टी लग जाएगी। तो हमने तो बाय कर लिया एक 50,000 डॉलर और वो हमें उसी दिन स्पॉट में बेचना पड़ा। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें, स्पॉट सेल होगा। सही बात है, बाय का सेल स्पॉट पे, और इंटर बैंक मार्केट में हो रहा है ना, तो दूसरे बैंक के एंगल से रेट देखोगे, ड्यू डेट पे स्पॉट में सेल करना है। ये रही ड्यू डेट, पहले तो ड्यू डेट पकड़ लिया, और हम बेचना चाहते हैं, दूसरी बैंक खरीदना चाहती है, तो स्पॉट रेट लग गया 66.15। 66.15। अब देख रहे हो क्लियरली, पैसा आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, तो ये हो गया 53 पैसे का नुकसान। इसके बाद हमने क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा इसको कैंसिल करने के लिए, स्वैप करने के लिए, मोस्टली ऐसा बोलो, 66.84। तो फॉरवर्ड सेल था, क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फॉरवर्ड बाय। और किस दिन लिया सर ये फॉरवर्ड बाय, ड्यू डेट पे ही हम ले चुके थे, तो 10 तारीख को ही क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये है, और हम बाय करना चाहते हैं एज अ बैंक, वो भी इंटर बैंक के साथ ही होगा, वो कस्टमर के साथ नहीं हो रहा, ये रेट इंटर बैंक में ही हो रहा है, कस्टमर के साथ तो अभी बाकी है। तो इंटर बैंक में हम बाय करना चाहते हैं, दूसरी बैंक बेचेगी, तो ये रेट लगेगा 66 पॉइंट, बाय करेंगे 32। यहाँ हमको थोड़ा सा ये सेल में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 66.84 माइनस 66.32 करोगे तो यहाँ 52 पैसे का आपको गेन दिख रहा है। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट होने वाला था 66.68 माइनस 66.84 वो था कुछ 16 पैसे का, तो 16 पैसे यानी 16 पैसे का आपका प्रॉफिट का नुकसान। अब ये जो 3 फिगर्स है सर, इन 3 फिगर का हो जाएगा टोटल 1, 2 और 3, नेट में आपको 17 पैसे 17 पैसे का आपको लॉस नज़र आएगा, और ये रिकवर किया जाएगा कस्टमर से। यहाँ पे ये मत बोलना कि सर गेन तो उसके साथ शेयर ही नहीं किया जा रहा है, तो हमको इसे इग्नोर करना चाहिए और 53 और 16 लेना चाहिए। नहीं, पर्पस क्या है गेन शेयर नहीं करने का, कि नेट फिगर अगर देने की बनती है तो मत दो, ये तो एडजस्ट होएगा 52 का 53 के साथ, उसके साथ एडजस्ट होगा ही सर।
या आप ऐसे निकाल लो 0.16, 53, 52, या आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, वो भी 17 पैसा ज़्यादा ही दिखेगा गया हुआ, तो लॉस है। स्वैप लॉस आ गया 17 पैसे का। ठीक है, तो मैं मार्किंग कर लेता हूँ। एक ये वाला पैसा रिकवर करेंगे, इस पे इंटरेस्ट रिकवर करेंगे, और एक और है कैंसलेशन। कैंसलेशन कब होगा? जब कस्टमर हमारे पास आएगा, वो आया 12 तारीख को। ठीक है, उसके साथ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे था फॉरवर्ड सेल का, तो उसी दिन स्पॉट में बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम उसके साथ कैंसिल करने के लिए। तो ये आ जाएगा स्पॉट बाय। और अब ध्यान देना, अब हम कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो रेट हमारे एंगल से लो। हम बाय करना चाहते हैं, बिड रेट लगेगा। अभी तक इसके पहले ये जो था स्वैप वाला इंटर बैंक था ट्रांजैक्शन, तो दूसरे बैंक के एंगल से रेट ले रहे थे। ये हमारे एंगल से हो जाएगा, क्योंकि हम कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं। 65.96 बिड रेट है, बिड में तो मार्जिन माइनस होता है सर, तो 0.10% माइनस हो जाएगा। 65.9600 लेस 0.1%, वो आता है 65.8940, राउंड ऑफ टू 65.8950, नियरेस्ट 0.0025, 0.0025 तक राउंड ऑफ कर देना, ऐसे कैंसलेशन और एक्सटेंशन डिलीवरी इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो 65.8950 ये आपका कैंसलेशन चार्जेस बन गया। ठीक है, 65.8950, 65.8950। ध्यान देना, बैंक ज़्यादा रख रही है 66.84 और कम में बाय कर रही है कस्टमर के साथ में, तो कस्टमर का ही लॉस बनता है। कितना? वो हो गया, रुको, 65.8950 माइनस 66.84, तो 0.945 का लॉस। तो अब हो गया ये एक। तो ये जो 3 मैंने मार्किंग करे ना, ये हो गया कैंसलेशन चार्जेस, जो हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कस्टमर के साथ जो पहले का रेट था और स्पॉट पे जो कैंसिल करा, ये कैंसलेशन चार्जेस। ये स्वैप लॉस, और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन आउटले के लिए। कहानी खत्म। पहले इन 3 की टोटल कर लेते हैं। ये देखो रेट मैच कर रहा है 65.8950, 50,000 पे वो जो मैंने निकाला था ना 0.945, 50,000 इंटू 0.945, तो आता है 47,250 का लॉस। ये कैंसिलेशन चार्जेस हो गए। ठीक है, 17 पैसा इंटू 50,000, तो 8,500, 8,500 स्वैप लॉस हो गया। 53 पैसे पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद कस्टमर आ गया था, वो उसी दिन सेटल हो गया, तो 2 दिन तक का ही तो इंटरेस्ट लगाएंगे फिर हम। ठीक है, फिर 0.53 इंटू 50,000 इंटू 12% फॉर 2 डेज, तो टोटल मिला के ये कैंसलेशन हो गया 0.945 पर डॉलर का, 0.17 पर डॉलर का स्वैप लॉस हो गया, और इंटरेस्ट इतना हम उससे रिकवर करेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, 55,767। अब वो क्वेश्चन बोलता है कि अगर उसने कैंसिल करा तो क्या? कैंसलेशन चार्जेस पे करो, घर जाओ। एग्जीक्यूट करा तो क्या? सिंपल सी बात है, कैंसलेशन चार्जेस पे करो। और एग्जीक्यूट करना मतलब उस दिन आपने रियलिटी में खरीदना। इंपोर्टर हो, आप हमसे खरीदना चाहते हो, हम आपको बेचेंगे। कब बेचेंगे? जिस दिन आप हमारे पास आए। तो हम जो बेचेंगे तो कौन सा रेट लगेगा सर? कस्टमर को बेच रहे हैं ना, तो हमारे एंगल से रेट देखेंगे 65.9900 पे मार्जिन ऐड करके। ठीक है, और अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हो तो पहले कैंसलेशन चार्जेस पे करो। और एक्सटेंशन कब का चाहिए? कब का चाहिए? 10 नवंबर का। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। 10 नवंबर है तो वो 10th वाले कॉलम में देखना चालू कर देंगे। अरे ये तो 10th सितंबर है, 10th नवंबर को 10 सितंबर में नहीं देखेंगे सर। गलती से भी मत ये रेट ले लेना, बच्चे ये गलती करते हैं। 10th नवंबर है, लेकिन ये आपने एक्सटेंशन के लिए कब बोला होगा? 12 तारीख को। ड्यू डेट पे तो आप आए नहीं, तभी तो डिफ़ॉल्टर हुए। आ जाते तो डिफ़ॉल्टर थोड़ी होते। तो 12 तारीख को आप आए और आपने नवंबर का एक्सटेंशन मांगा कि आप नवंबर में आके खरीद लोगे। आप इंपोर्टर हो, कस्टमर। तो कस्टमर बैंक से नवंबर में खरीदेगा, बैंक बेचेगा कस्टमर को, आस्क रेट लगेगा। तो 66.49 और उसमें मार्जिन ऐड कर दो। तो देखना 65.99 आ गया एग्जीक्यूट के टाइम पे, 66.49 आ गया एक्सटेंशन के टाइम पे।
65.99 आ गया, एग्जीक्यूट के टाइम पे मार्जिन ऐड कर दिया 60, और ये इन्होंने क्या करा, अच्छा ये वाला रेट तो डायरेक्ट ले लिया, इसका मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। न्यू फॉरवर्ड रेट क्या था, 66.49, आस्क लगाओगे 66.49, उसमें 0.10% ऐड करेंगे तो वो आता है 66.5565, राउंड ऑफ करोगे 66.5575, ऐसे। तो दोनों में आस्क ही लगेगा, ये एग्जीक्यूट करना है तो आज का आस्क लग गया, एक्सटेंड करना है तो नवंबर का आस्क लग गया, दोनों में मार्जिन ऐड कर दिया। बट तीनों में एक चीज़ कॉमन है, कैंसलेशन चार्जेस जो आपको पे करने हैं। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है, जो स्वैप लॉस निकाला, कैंसलेशन चार्जेस निकाला, इंटरेस्ट निकाला, वो तो आप मैटर ही नहीं करता कि आप क्या करना चाहते हो, कैंसल, एग्जीक्यूट या एक्सटेंड, वो तो पे करना ही पड़ेगा कस्टमर को। उसके बाद एग्जीक्यूट करना है तो कैंसलेशन के साथ में जो आज का रेट है वो ले लो। वो तो नॉर्मल केस में भी आज भी आप जाओगे तो आज का रेट लगेगा, कल का रेट चाहिए तो कल का रेट, तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। मेन तो है कैंसलेशन वाला पार्ट। ठीक है सर, इस क्वेश्चन के साथ ये खत्म हो गया। अब 107 वाला क्वेश्चन देखो। 107 वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो हमने 105 देखा, बस इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ड्यू डेट के बाद 3 दिन का टाइम मिलता है। ड्यू डेट के बाद 3 दिन का टाइम मिलता है, 3 दिन में आप आ गए तो उस दिन का रेट लग जाएगा। लेकिन अगर आप 3 दिन बाद नहीं आते, किसी दूसरे दिन आते हो, तो तीसरे दिन का रेट लगेगा कैंसलेशन के लिए, सिर्फ कैंसलेशन के लिए तीसरे दिन का रेट लगेगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप उसी दिन का रेट लोगे जिस दिन आप आए। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा ड्यू डेट से, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए पूरा जितने दिन तक आए उतने दिन का। और आपको अगर एक्सटेंड करवाना है तो जिस दिन आप बोलोगे उसी दिन का तो हम फ्यूचर का रेट लेंगे ना, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, जून, तो 14th को ही सिर्फ कैंसलेशन के लिए तीसरे दिन का रेट यूज होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार शांति से और फिर इसको करते हैं क्लोज। आओ। Z हैज टू रेमिट $1 lakh फॉर हर डॉटर्स एजुकेशन ऑन 4th अप्रैल। अकॉर्डिंगली उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया कि वो हमसे खरीद के लेके जाएगा या जाएगी, फॉर हर डॉटर, तो वो हमसे खरीद के लेके जाएगी, तो हम बेचेंगे। तो हम यहाँ पे बेचना चाहते हैं। ये है ड्यू डेट और ये है 7 तारीख, और वो आई 14th को। लेजीनेस देखो, 14th को हमारे पास आई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान देना, तो हमने उसको जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो था 73.8775। और हमने कवर कर लिया खुद को 73.7575 में कि मार्केट से खरीद के कस्टमर को इस रेट पे बेच देंगे और हम कुछ कमा लेंगे। कितना? सिर्फ 12 पैसे, 12 पैसे कमाने का हमारा हर डॉलर पे इरादा था कॉन्ट्रैक्ट। तो $1 लाख पे कितना होता? 12,000 रुपीज़। अब एक्सचेंज रेट आपको 4th, 7th और 14th अप्रैल के दिए हुए हैं। मार्जिन आपको 0.10% दिया है। हमेशा याद रखना, मार्जिन बिड में लेस होगा और आस्क में ऐड होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखना, ये रेट जब भी आप लोगे तो अगर हमारी बैंक दूसरे बैंक के साथ में अगर डील कर रही है तो इसके एंगल से रेट लेना है, और हमारी बैंक अगर कस्टमर के साथ में डील कर रही है तो हमारे एंगल से रेट लेना है। तो देखो, इस केस में मैं बाय करना चाहता हूँ, दूसरी बैंक बेचना चाहती है, तो आस्क रेट आ जाएगा। इस केस में मैं बाय करना चाहता हूँ तो बिड रेट आ जाएगा। बस ये फ़र्क है, दोनों में मैं बाय करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ आस्क और यहाँ बिड लग रहा है क्योंकि व्यू बदल जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि वो लेट आया, वो आया 14th को, पर 3 दिन ख़त्म हो चुके थे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जो था वो मैं लिख देता हूँ। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था फॉरवर्ड सेल का, कवर कॉन्ट्रैक्ट था फॉरवर्ड बाय का। ठीक है, पहली चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन, कैंसलेशन रेट बताओ। कैंसिल तो होगा, देखो कितना, 7 तारीख के रेट से 3 दिन ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, और किसके साथ कैंसिल कर रहे हैं? कस्टमर के साथ कैंसिल कर रहे हैं।
ये वाला। तो फॉरवर्ड सेल है तो क्या लोगे आप, 7 तारीख का आप क्या लोगे, 7 तारीख को ही आप बोलोगे स्पॉट में आप बाय करोगे। कस्टमर के साथ बाय करोगे तो ये रेट लगेगा, क्योंकि आप कस्टमर के साथ ले रहे हो 73.1575। इसमें से मार्जिन माइनस होगा सर, माइनस होगा क्योंकि बिड है, ठीक हो। तो अब मैं एक चीज़ पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, 1575 क्लियर हो जाएगी चीज़। ये देखो, आपने स्पॉट में बाय करा 1575, मार्जिन आपने लेस करा और राउंड ऑफ करा। 3 चीज़ें, ये चीज़ याद रखना है। स्पॉट में बाय करा तो बिड लिया, फिर मार्जिन है बिड में लेस होगा, और फिर राउंड ऑफ किया, कैंसिलेशन का रेट आ गया। कैंसिलेशन का रेट आ गया तो कैंसिलेशन रेट और कस्टमर के साथ जो रेट था उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, इस पे आप बेचने वाले थे, इस पे आपने खरीदा, तो आपका कस्टमर का इतना नुकसान आता है। दिस इज द अमाउंट पेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैंसलेशन चार्जेस, ठीक है। अब इसके बाद देखो लेकिन कस्टमर तो आया, ये तो सब हमने करा 7 तारीख को, लेकिन कस्टमर 4 तारीख को आया ही नहीं। तो 4 तारीख को 2 ट्रांजैक्शन हमने कर लिए थे हमारे एंड पे। हमने कवर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लिया था स्पॉट में सेल करके, फॉरवर्ड बाय था, स्पॉट में सेल कर दिया, और ये सब इंटर बैंक मार्केट में हो रहा है। तो दूसरे बैंक के एंगल से देखेंगे, स्पॉट में सेल करा 4 तारीख को, दूसरी बैंक ने बाय करा 73.2775, और क्लोजेस्ट पॉसिबल हमने फॉरवर्ड ले लिया था इस चीज को स्वैप करने के लिए, वो था फॉरवर्ड सेल। हमने करा होगा फॉरवर्ड बाय इंटर बैंक में, हमने बाय करा, दूसरी बैंक ने बेचा 73.4275, 73.4275। बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, आपको लॉस ही आ रहा है। 15 पैसे का लॉस रिकवर करोगे, और ये जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो तो आप इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करोगे, 48 पैसा, ठीक है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेता हूँ, ये तो फ़ायदा आया 45 पैसे का, ये लॉस है। तो ध्यान देना, एक जो हमारा प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो रिकवर करेंगे, ये भी नुकसान रिकवर करेंगे, और ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 3 पैसे ही बचा यहाँ से, 3 और ये 12 पैसे, टोटल आ गए 15 पैसे। आपको समझ आ रहा है ना कि इन दोनों के बीच में भी अगर आप डिफरेंस ले लेते हो तो भी सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ। जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ, ड्यू डेट पे स्पॉट में सेल करा, और क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमने रिकवर करनी। एक तो स्वैप लॉस रिकवर करेंगे 15 पैसे का, इस पे इंटरेस्ट रिकवर करेंगे, और कैंसलेशन का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहानी खत्म। ये स्वैप लॉस हो गया, इस पे इंटरेस्ट रिकवर करा। हाँ, अब आती है बारी एक और चीज़ की। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या है? देखो, नया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फिर से आप खरीदना ही चाहते हो तो बैंक बेचेगी, लेकिन आप किस दिन दोगे? 14th को दोगे, 14th को आप एक्सटेंड करोगे, 14th को। और नया कॉन्ट्रैक्ट किस दिन? 14th जून तक का चाहिए, तो जून तो ये रहा। 14 अप्रैल को आपने बोला कि जून में एक्सटेंशन चाहिए, तो अप्रैल में ही तो लोगे, डेट तो पुरानी जा चुकी है। और वो खरीदेगा, आप बेचोगे 73.7050, उसमें मार्जिन ऐड करोगे क्योंकि आस्क रेट है। 73.7050 मार्जिन ऐड करा, राउंड ऑफ करा। राउंड ऑफ करना मत भूलना। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर? टोटल कॉस्ट आएगी, एक तो ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है, स्वैप लॉस है और इंटरेस्ट है, 79,000, 15,000 और ये क्या 47। हाँ, एक ये चीज़ देखो, ये मुझे गलत लगती है इंस्टीट्यूट की, इन्होंने 3 दिन का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, जबकि 4 से लेके 14th तक ये तकरीबन 10 दिन का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आई एम नॉट एग्रीइंग विद द इंस्टीट्यूट्स आंसर। बाकी इंस्टीट्यूट का इंतज़ार करना पड़ेगा अब आंसर के लिए, मतलब अगर वो कुछ अपडेट करते हैं तो। इसी के साथ सर हमारा पूरे 9 के 9 पार्ट ख़त्म हुए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। अब आपको समझ आया? मैं आपको समराइज़ करता हूँ सर, बहुत सिंपल है। 9 चीज़ थी। ड्यू डेट पे डिलीवरी देते हो, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो जो एग्री किया उस पर सेटल कर लो। बिफोर कैंसिलेशन या ड्यू डेट पे कैंसिलेशन करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लो, सेल है तो बाय, बाय है तो सेल, बैंक के एंगल से सब कुछ सॉल्व करो।
और दूसरा ये चीज़ इंश्योर करो कि जो कैंसिल करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही एक्सपायर हो रहा हो। एक्सटेंशन भी एग्जैक्ट सेम है कैंसिलेशन जैसा, एक्सटेंशन में सिर्फ एक नया कॉन्ट्रैक्ट और आ जाता है फॉर द बैलेंस पीरियड। अब आती है बारी अर्ली डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी में दो चीज़ें आती है, स्वैप लॉस और गेन, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ फंड्स, इतना आपको उसमें कंसिडर करना पड़ता है। तो वो जो स्वैप लॉस एक फिगर निकालते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। लेट एक्सटेंशन में भी स्वैप लॉस आता है, गेन नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो आता है, इनफ्लो नहीं आता, और कैंसिलेशन चार्जेस भी आता है। कैंसिलेशन जो चार्जेस थर्ड वाला पार्ट है उसकी एक कंडीशन है कि ड्यू डेट से 3 दिन के अंदर अगर कस्टमर आ गया तो वो दिन का रेट लगेगा, अदरवाइज वो बाद में कभी भी आए तीसरे दिन का ही रेट लगेगा। कहानी खत्म। और फिर आप एक्सटेंड कराओ, डिलीवरी दो या फिर कैंसिल करो, पूरे चार्जेस तो आपको पे करने पड़ेंगे। यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे भी करके कैंसिल होना ही है और सारे चार्जेस आपको पे करने हैं। इस केस में क्योंकि आपको डिफ़ॉल्टर माना जाता है, इस केस में बैंक स्वैपिंग करे ना करे चार्जेस ज़रूर कलेक्ट किए जाएंगे उससे स्वैपिंग के। इसके साथ सर आते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा कि नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो अकाउंट क्या है। टोटल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने हैं, और थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला रहेगा, बाकी सब आसान है सर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। सो वेलकम बैक, और लास्ट वाला टॉपिक शुरू करते हैं सर, नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो। सबसे पहली चीज़ तो वो नोस्ट्रो नहीं है, वो स्ट्रो नहीं है, और लोरो है। नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो। अब ये क्या होता है सर? कितना इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि ये देखो, ये एक तरह से बैंक अकाउंट है। सबसे पहली चीज़ तो आप समझो कि ये है बैंक अकाउंट, ठीक है, और इसका हमने डुप्लीकेट बनाया यहाँ पे, इसका डुप्लीकेट बनाया यहाँ पे। लेट्स से ये है अमेरिका, ये है इंडिया, ठीक है, ये है बैंक ऑफ अमेरिका, ये है ICICI बैंक, और ये है SBI बैंक। सिंपल भाषा में समझते हैं, बहुत आसान सा। और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हाँ, ये एक बैंक अकाउंट है। जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना ग्रीन वाला, ये है अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताओ कि ये कौन से बैंक में? ऑब्वियस सी बात है, ये बैंक ऑफ अमेरिका में है। दूसरी चीज़, ये किसका अकाउंट है सर? ये अकाउंट है ICICI का। एक सेकंड ना, ये ICICI बैंक का अकाउंट है, ठीक है। तो ICICI का अकाउंट जो है, ICICI बैंक क्या बोलेगी? ये है माय अकाउंट। सही बात है, ये बोल सकती है, माय बोल सकती है उसको, ठीक है, माय अकाउंट। और बैंक किसकी है? योर बैंक बोल सकती है, ठीक है। अब बैंक ऑफ अमेरिका के लिए बताओ, बैंक ऑफ अमेरिका क्या बोलेगा उसको? बैंक ऑफ अमेरिका इसको क्या बोलेगा? योर अकाउंट इन माई बैंक, मेरी बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो ये बोलेगा माई बैंक। योर अकाउंट माई बैंक, ठीक है। और SBI तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। अब ध्यान देना, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी अकाउंट को हम अपना बोलते हैं किसी और के बैंक में, वो अकाउंट हमारे लिए नोस्त्रो कहलाता है। नोस्त्रो की डेफिनेशन ही यही कहती है कि इट शुड बी माय अकाउंट इन योर बैंक। नोस्त्रो, ठीक है, ये रहा नोस्त्रो। इट शुड बी माय अकाउंट इन योर बैंक, दैट अकाउंट इज नोस्त्रो फॉर मी। और ये वाली जो सिचुएशन है ना कि आपका अकाउंट मेरी बैंक में है, इसको वोस्त्रो बोलते हैं। तो ये कौन बोलेगा? बैंक ऑफ अमेरिका बोलेगा कि ये वाला अकाउंट जो आप बोल रहे हो ना, ये हमारे लिए वोस्त्रो है, आपके लिए नोस्त्रो है। तो ये जो 3 चीजें मैं बोल रहा था, नोस्त्रो वोस्त्रो लोरो, ये 3 अलग अलग अकाउंट नहीं है सर, एक ही अकाउंट है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग नाम है। तो नोस्त्रो हो गया ICICI के लिए,
क्योंकि माय अकाउंट योर बैंक। वोस्त्रो हो गया बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि मेरी ही बैंक में आपका अकाउंट है। और एक और चीज़ ध्यान देना, जब एसबीआई इस अकाउंट का इस्तेमाल करेगी, मान लो कब कब करेगी ये भी बताता हूँ मैं आपको। मान लो एसबीआई को किसी पार्टी को यहाँ पे पेमेंट करना है बैंक ऑफ अमेरिका में, तो एसबीआई चाहती है कि आईसीआईसीआई बैंक को डायरेक्ट करती है कि आपके अकाउंट से इसको पेमेंट करवा दो। तो एक तरह से एसबीआई क्या कर रही है, आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट इस्तेमाल कर रही है उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे में एसबीआई के लिए अगर आप देखोगे तो ना तो अकाउंट उसका है एसबीआई का, ना ही बैंक उसकी है। तो ये रहा देयर अकाउंट, देयर बैंक, सिंपल। ना अकाउंट उसका ना बैंक उसकी। योर अकाउंट योर बैंक बोलो, देयर अकाउंट देयर बैंक बोलो। तो ऐसे केस में ये अकाउंट एसबीआई के लिए बन जाता है लोरो अकाउंट। थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, पर अगर अकाउंट मेरा है तो नोस्त्रो, अकाउंट मेरा है तो नोस्त्रो। अकाउंट आपका है, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी और को कि ये अकाउंट तो आपका है और मेरी बैंक में, तो वोस्त्रो। पर ये अकाउंट आपका है और किसी और ही बैंक में, आप ही के बैंक में, दूसरे बैंक में, तो वो हो गया लोरो। सेम अकाउंट कैन बी नोस्त्रो, वोस्त्रो और लोरो। ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी है। इस पर थ्योरी पूछी जा सकती है। 3rd वॉल्यूम में आपको इस पर 3-4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो बस डायग्राम निकालनी है, 2-3 चीज, दो सेंटेंसेस लिखने हैं हर एक के लिए, और एग्जाम्पल देना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल दो, ठीक है सर। आ जाओ अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज सच तो उतना उसका काम आएगा नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 108। XYZ एक बैंक है एम्स्टरडेम में, ठीक है। एम्स्टरडेम में बैंक है, एम्स्टरडेम की जो करेंसी है हम ये यहाँ यूरो लेंगे, और वो परचेज करना चाहती है रुपीज़ 25 मिलियन 250 लाख रुपए, 2.5 करोड़ के आसपास आता है, अगेंस्ट पाउंड। ये नहीं कि वो तीनों करेंसी आ गई, मेरी होम करेंसी है यूरो और मुझे चाहिए रुपीस, और पाउंड बेच के मैं रुपीस खरीदना चाहता हूं। अगेंस्ट का क्या मतलब है, एम्स्टरडैम बैंक रुपीस खरीदना चाहती है पाउंड बेच के, फॉर फंडिंग देयर नोस्त्रो अकाउंट। अब एम्स्टरडैम बैंक का नोस्त्रो अकाउंट में पैसा डालना है, और तो वो हो गया नोस्त्रो। एंड दे हैव क्रेडिटेड लोरो अकाउंट विथ बैंक ऑफ लंदन। अब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ये चीज़ समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो देखो, फंडिंग देयर नोस्त्रो मतलब नोस्त्रो में पैसा डालना है। कौन सा पैसा डालोगे आप, ये तो निकल रहा है आपके पास से पाउंड, पाउंड तो निकल रहा है, तो रुपीस जा रहा है ना उस अकाउंट में। और अगर नोस्त्रो अकाउंट में रुपीस जा रहा है तो नोस्त्रो अकाउंट कहाँ होगा, इंडिया में। वो अकाउंट कहाँ होगा, इंडिया में होगा। तो अब ध्यान देना, एंड हैव क्रेडिटेड मतलब हमने पैसा डाला है, तुम हमारे नोस्त्रो में डाल दो इंडियन बैंक में, और हमने तुम्हारे लंदन बैंक में पैसा डाल दिया है। तो अब मैं इसका पहले तो आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि क्या हुआ होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये है सर आपका एम्स्टरडेम बैंक, ये है एक इंडिया का बैंक, और ये ले लो आप लंदन, ठीक है। तो मैं तीनों का वो लिख देता हूँ। ये एम्स्टरडेम है, ये इंडिया ले लो, और ये लंदन ले लो, ठीक है। या दिल्ली लिखना है, दिल्ली लिख लो, अब सब सिटीज़ ही लिखना है तो, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, मैं 2 अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। एक ये अकाउंट है और एक ये अकाउंट है, ठीक है। एक नोस्त्रो है एक लोरो है। अब एम्स्टरडेम के एंगल से देखो, उनको नोस्त्रो अकाउंट में पैसे डालने थे और वो रुपीज़ में डालने हैं, तो नोस्त्रो अकाउंट रुपीज़ वाला होगा, यानी इंडिया वाला होगा। एम्स्टरडेम के लिए दिस इज़ नोस्त्रो, ठीक है। और एम्स्टरडेम ने लोरो अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये इस अकाउंट में पाउंड जमा करा दिए, तो ये एम्स्टरडेम के लिए हो गया लोरो। यानी कि
ना बैंक एम्स्टरडेम की है ना अकाउंट एम्स्टरडेम का है। तो पहली बात तो ये बताओ कि लंदन बैंक में जो अकाउंट है वो है किसका? वो सर अकाउंट है इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक के लिए नोस्त्रो अकाउंट है वो। अब देखना हुआ क्या, मैं स्टोरी बताता हूँ। एम्स्टरडेम बैंक ने बोला कि इंडियन बैंक को कि आप मेरे अकाउंट में जो आपके पास है उसमें 25 लाख रुपए डाल दो। मैं ढंग से बताता हूँ, ट्रांसफ़र होते हुए दिखना चाहिए ना। मैंने इंडियन बैंक को बोला कि आप 25 लाख रुपए उसमें डाल दो। अब इंडियन बैंक बोलेगी ऐसे कैसे डाल दे आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए? तो एम्स्टरडेम बैंक ने बोला कि हम आपके नोस्त्रो, हमारे लोरो, आपके नोस्त्रो में पाउंड डाल देते हैं, ये लो। तो इंडियन बैंक के लिए देखो, इंडियन बैंक के लिए ठीक है, उनको इंडियन बैंक को भी पैसे मिल गए अपने ही अकाउंट में पाउंड में, तो इंडियन बैंक उन दूसरों के अकाउंट में 25 लाख रुपए डाल देगी। इंडियन बैंक को एक हाथ से पैसा मिला पाउंड में, दूसरे बैंक से पैसा गया रुपीज में, कहानी खत्म। एम्स्टरडेम बैंक को भी देखो अपने अकाउंट में पैसा मिल गया 25 लाख रुपए जो कि इंडियन बैंक के साथ में है, और उन्होंने लंदन बैंक में पैसा डाल दिया, तो कहानी खत्म। एम्स्टरडेम ने पैसा पाउंड दिया, रुपीज लिया, इंडिया ने रुपीज दिया, पाउंड लिया, अलग अलग अकाउंट में। तो बस यही बात है कि ये जो 25 लाख रुपए एम्स्टरडेम बैंक खरीदना चाह रही है, ये 25 लाख रुपए, इसका सेटलमेंट इंडियन बैंक का दूसरे अकाउंट में हुआ है। तो इंडियन बैंक को मिल गया है वो पैसा, लेकिन किसी और करेंसी में मिला है, पाउंड में। अब 25 लाख दे के आप बोलोगे डिपॉजिट कर दो, इससे अच्छा 25 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर दो, हम किसी और अकाउंट में आपके डिपॉजिट कर देते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कितना अमाउंट पाउंड का यहाँ पे एम्स्टरडेम बैंक ने डिपॉजिट करा होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, वो तो क्रॉस रेट का सिंपल क्वेश्चन है, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो समझा आपको क्या हुआ? एम्स्टरडेम बैंक यहाँ बैठे बैठे बोल रही है उस अकाउंट में 25 लाख डालो, मैं इधर पाउंड डाल देता हूँ, कहानी खत्म। अब यहाँ पे बिड आस्क है क्या, पहले तो ये देख लो, अगर नहीं है तो कहानी खत्म। है बिड आस्क तो है। तो अब देखो क्रॉस रेट लेना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको रुपीस खरीदने हैं सर, आपको रुपीस खरीदने और उसके लिए पाउंड कितने देने पड़ेंगे ये रेट निकालना है। तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, रुपीस को बेस करेंसी बना लो, क्वेश्चन को सिंपल रखो। तो हम निकालेंगे एक ऐसा रेट जहां पे पाउंड पर रूपी, ठीक है, कि हमको रुपीस खरीदने के लिए कितना पाउंड लगे। हम रुपीस खरीदना चाहते हैं तो दूसरी बैंक बेचेगी, ये हो गया आस्क का रेट, ठीक है। अब इसका मतलब आस्क ऑफ क्या आ जाएगा, पाउंड पर डॉलर, डॉलर है इस क्वेश्चन में, और दूसरा आ जाएगा आस्क ऑफ डॉलर पर रूपी। बट आप देखना आपको दोनों रेट्स उल्टे दिए हुए, ये है रुपी पर डॉलर और ये है पाउंड, रुपी पर डॉलर, ये है डॉलर पर पाउंड, हमको चाहिए पाउंड पर डॉलर, ये देखो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स कर दो सब कुछ। तो जब रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय बिड ऑफ डॉलर पर पाउंड इंटू 1 बाय बिड ऑफ रुपी पर डॉलर। अब तो आपको बराबर दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड रुपी पर डॉलर, तो बिड रेट उठाना है आपको, ठीक है। ये आस्क नहीं उठाओगे, बिड ये रहा 61.3625 और 1.5260। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.5260 इंटू 61.3625। करो कैलकुलेशन। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.02487, राउंडिंग ऑफ का इशू आएगा थोड़ा सा, ये आंसर आता है 40.2113, ज़्यादा आना चाहिए, एक सेकेंड ना, 61.3625 इंटू 1.5260, 93.63, हाँ पाउंड पर रूपी आ रहा है ना अपना तो आंसर। तो ये आएगा 0.0107, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा इशू आएगा यहाँ पे। तो ये है सर पाउंड पर रूपी। टोटल रुपीज़ आपको कितने चाहिए, 250 लाख, 25 मिलियन है ना, 25 मिलियन, हाँ 250 लाख बोलो या 25 मिलियन बोलो, एक ही बात है। ये हो गया 25 मिलियन, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। तो कितना डॉलर आ रहे, सॉरी कितने पाउंड आ रहे,
267,500 इतने पाउंड आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे सर लोरो अकाउंट में, ताकि आपको 25 लाख रुपए मिल जाए अपने नोस्त्रो अकाउंट में। आपको रुपीस खरीदना था तो रुपीस बेस करेंसी बना के आस्क्रेट ले लिया। ऑब्वियसली रुपीस बेस करेंसी लगाई तो मेरे को कि इन्वर्स करना पड़ेगा, करा इन्वर्स प्रॉपरली और रेट आ गया 267,500। अब यहाँ देखो क्या रेट आ रहा है, ये रहा 267,500। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ये आप होमवर्क ले लो, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब एक रेट 15 मिलियन को 51 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया वाली बात है। अब ये है सर आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा 3 में से और बाकी 2 आप कर पाओगे। इजी वाला मैं छोड़ देता हूँ, ये वाला जैसे इजी है पहला वाला, और दूसरा वाला भी मेरे को इजी लगता है, मैं तीसरा वाला ले लेता हूँ 112th वाला। तो ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है तो ये भी ले लेंगे, तो पहले के 2 तो आसानी से हो जाएंगे। आइए सर, यू एज अ फॉरेन डीलर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। एक क्वेश्चन हमने आई थिंक पोस्टपोन करा है, वो था कोई तो क्वेश्चन था जिसमें नॉमिनल रेट रियल रेट की बात आती है, वो हम अगले चैप्टर में लेंगे, ठीक है। यू एज अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज हैव द फॉलोइंग पोजिशन इन GBP ऑन 31st October 2019। हैव द फॉलोइंग पोजिशन इन GBP ऑन 31st October 2019। पाउंड में आपकी पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने बोला बैलेंस इन नोस्त्रो अकाउंट क्रेडिट। नोस्त्रो अकाउंट एक तरह से बैंक अकाउंट होता है और उसमें हमारे पास 2 लाख पाउंड पड़े हुए हैं। तो देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर है 112। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नोस्त्रो अकाउंट बना लेते हैं। नोस्त्रो अकाउंट में क्या होगा, एक होगा डेबिट बैलेंस, एक होगा क्रेडिट बैलेंस, और हमारे पास 2 लाख का ओपनिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी ना बैटरी कम हो जाती है तो ये ऐसा नखरे करता है कभी कभी। ठीक है, तो 2 लाख का क्रेडिट पड़ा है, हमने लिख लिया। अब ये वाला पार्ट हो गया, एक एक करके हमको पार्ट को ऐड करते जाना है। अब ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट। अब ये देखो, ये है इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। ये हम यहाँ लेते हैं स्टेटमेंट, इसका क्या नाम देंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन इन फॉरेन करेंसी या GBP। तो अभी सिर्फ GBP के बारे में ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, परचेज पोजीशन, सेल पोजीशन। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ ओपनिंग ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब क्या है, खरीदा, एक्स्ट्रा का खरीदा हुआ रखा है हमारे पास 1 लाख का। आप बोलोगे कि सर खरीदा तो इधर क्यों नहीं ऐड कर रहे हम। ये पोजीशन ओवरबॉट का मतलब ही यही हुआ कि जैसे एग्जांपल मैंने फॉरवर्ड में बाय कर लिया 2 लाख, तो फॉरवर्ड में 2 लाख का खरीदा मतलब मैंने वादा किया है कि मैं 2 लाख पाउंड खरीदूंगा आगे जाके, आज तो नहीं खरीदा ना, तो मेरी पोजीशन तो बाय की क्रिएट हो गई है। पैसा नहीं आया तो नोस्त्रो अकाउंट में नहीं आएगा। नोस्त्रो अकाउंट इज अ रियल बैंक अकाउंट, तो रियल में कैश का जब फ्लो होगा तब यहां एंट्री आएगी। बट यहां तो सिर्फ पोजीशन क्रिएट हुई है कि फ्यूचर में वो पैसा आएगा मेरे पास में, फ्यूचर में आएगा तब हम ले लेंगे। पर आप समझो तो सही, एज अ फॉरेक्स डीलर आप कितने ही लोगों के साथ में दिन भर में डील करते हो, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग में आप ऐसा स्टेटमेंट बनाओगे। और ओवरबॉट पोजीशन ओपनिंग का मतलब क्या है, ओपनिंग यानी कि पिछला रजिस्टर मान लो आपका खत्म हो गया, तो उसमें जो भी क्लोजिंग आई टोटल नेट में आया कि आपने टोटल में इतने डॉलर्स खरीदे, इतने पाउंड आपके ओवरबॉट आ रहे, खरीदे हुए साइड में ज़्यादा आ रहे, तो ये ओवरबॉट पोजीशन ओपनिंग। अगले रजिस्टर में जब आप एंट्री शुरू करोगे तो ओपनिंग लिखोगे ना जो पिछला क्लोजिंग था, तो वो है 1 लाख का ओवरबॉट है, इसलिए परचेज साइड में लिख दिया। अब देखना, परचेज्ड अ बिल ऑन लंदन। अब अ बिल ऑन लंदन, पहली बात तो ये बिल हमने परचेज किया है, हम है फॉरेक्स डीलर। हमको किसने बेचा, जिसने बिल बनाया। और लंदन पे बिल बनाने वाले को क्या बोलूंगा मैं, एक्सपोर्टर।
जनरली जिसने बिल बनाया होता है वो हमें बिल ला के देगा। तो मैंने परचेस करा, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर को वो पैसा आने वाला है। एक्सपोर्टर ने कस्टमर को सेल किया होगा ना कुछ पाउंड में। तो मैं बैक एंड पिछली मतलब इसके पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ। एक्सपोर्टर ने कुछ माल भेजा, कस्टमर को बेचा और उसके लिए इनवॉइस बना दिया 1,60,000 पाउंड का। अब आगे जाके 3 महीने बाद कस्टमर एक्सपोर्टर को पैसा दे देगा, लेकिन एक्सपोर्टर को चाहिए आज ही, तो वो बिल लेके आ गया हमारे पास में। हमारे पास आया और उसने बिल हमको बेच दिया, यानी डिस्काउंटिंग के लिए दे दिया और हमने परचेस कर लिया। अब जब हम बिल परचेस कर रहे हैं तो रियलिटी में तो कैश नहीं आ रही ना वो वाली करेंसी, पर एक तरह से हमने परचेस करके ये क्लियर कर दिया कि 3 महीने बाद अब कस्टमर से हम ले लेंगे पैसा और आपको आज दे देंगे कुछ रुपीस ये कन्वर्ट करके। तो अब 3 महीने बाद हमारे पास पैसा आएगा जीबीपी में। तो ये परचेज पोजीशन हो गई। परचेज्ड अ बिल ऑन लंदन कहां लिखोगे सर? ये लिखोगे परचेस वाले कॉलम में 1,60,000, क्योंकि आपकी फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट हो गई है जीबीपी खरीदने की। ठीक है। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, ध्यान देना, बेचा तो है आपने लेकिन आज नहीं बेचा, फॉरवर्ड मार्केट में ऑनलाइन ट्रांसफर करने का आपने वादा किया है। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, ये तो क्लियर समझ में आता है कि हम बेच रहे हैं। कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 हम कहाँ लिख देंगे? सेल वाले कॉलम में। अच्छा, उसके बाद फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड। अब देखो, फॉरवर्ड परचेस किया होगा तो परचेस के कॉलम में लिखा होगा पहले, कभी 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, पर वो कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो गया तो कहाँ लिखोगे? देखो, कभी भी ये नहीं होता कि जाके आप कैंसिल हो गया तो वहाँ की लाइन को आप ऐसे कैंसिल ऐसे ऐसे काट दोगे। ऐसे काटा नहीं जाता सर, गलत तरीका है वो। एंट्री को डिलीट नहीं किया जाता, एंट्री के अगेंस्ट में नई एंट्री करी जाती है ताकि इम्पैक्ट नील हो जाए। तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड परचेस कैंसिल हुआ है ना, तो एक तो मैं पहले इन सबको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अब ये कैंसिल हुआ है, कैंसिल हुआ तो मैंने सेल साइड में लिखना है। जब परचेस कॉन्ट्रैक्ट किया था तब बाय साइड में या परचेस साइड में लिखा होगा, अब कैंसिल हो रहा है तो सेल साइड में लिख देता हूँ। इससे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक परचेस में लिखो एक सेल में लिखो सेम अमाउंट, तो ज़ीरो हो गया इम्पैक्ट। फॉरवर्ड परचेस कैंसल्ड, समझा? ओवरबॉट था तो परचेस साइड में लिखा, परचेस किया बिल तो परचेस साइड में लिखा, सेल किया फॉरवर्ड में तो सेल साइड में लिखा, परचेस कैंसिल हुआ तो मैंने परचेस का अपोजिट यानी सेल में करा। अब देखो, रेमिटेड बाय टीटी, रेमिटेड मतलब सच में ट्रांसफर करा, ये तो रियल कैश फ्लो भी है। फॉरवर्ड कहाँ लिख रहा है आपको? यहाँ पे कहीं फॉरवर्ड में हुआ होगा या आगे जाके ट्रांसफर करना है, नहीं, आज मैंने ट्रांसफर कर दिया 1,50,000। देखो, कर दिया तो पोजीशन तो बनेगी कैसे भी करके 1,50,000, बट इसका एक इम्पैक्ट अब नोस्ट्रो अकाउंट में भी जाएगा क्योंकि आपने सच में ट्रांसफर करा है, खाली पोजीशन क्रिएट करके नहीं छोड़ी। तो रेमिटेड बाय टीटी में 1,50,000 1,50,000 आपके जीबीपी जो है वो डेबिट हो जाएंगे, यानी आपके अकाउंट से कम हो जाएंगे। चलो आगे, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसल्ड। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लंदन पे पहले आपने ड्राफ्ट बनाया होगा, लंदन का मतलब जीबीपी, एक तरह से इसको जीबीपी मानो। कोई तो आपने पहले जीबीपी का ड्राफ्ट बना के अपने कस्टमर को दिया होगा, ठीक है? अब आपको पता है इंस्टीट्यूट, आपको खैर नहीं पता होगा, पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूट के नाम से ड्राफ्ट बनाते थे, फीस वगैरह पे करना है तो क्या होता था, जैसे मैं हूँ ये, ठीक है, और ये बैंक है, तो मैंने बैंक को पहले रुपीज़ दिए कैश में, उनके ब्रांच में जाके वो मुझे ड्राफ्ट बना के देती थी उतने ही पैसों का, चार्जेस वगैरह अपना काट के।
तो इसका मतलब जो ड्राफ्ट उन्होंने बना के दिया एक तरह से वो मॉनिटरी आइटम हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। इस ड्राफ्ट को मैं अगर प्रेजेंट करूंगा तो उसकी कैश में वैल्यू है। तो बैंक ने एक तरह से एक दूसरे फॉर्म में वो रुपीज़ बेच दिए मुझे। मैंने तो असली फॉर्म में रुपीज़ दिए, बैंक ने मुझे दूसरे फॉर्म में रुपीज़ बेच दिए। पर ये तो ड्राफ्ट है, ये जब इंस्टीट्यूट के पास ड्राफ्ट पहुंचेगा, इंस्टीट्यूट उसे क्लियर करवाएगी, तब बैंक अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफर होंगे। तो रियल में पैसा तो तब होगा जब ड्राफ्ट क्लियर होगा। तो ड्राफ्ट इशू करने का मतलब बैंक के एंगल से बैंक पैसा बेच रही है। तो जब आपने ड्राफ्ट इशू किया जीबीपी का, इसका मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया इतने इतने जीबीपी का, वो एक मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इसका मतलब आप फ्यूचर में इतना पैसा आपने बेच दिया, आपके अकाउंट से निकल जाएगा। पर वो ड्राफ्ट जब बनाया तब आपने इशू के टाइम पे कहाँ एंट्री ली होगी? सेल में ली होगी, क्योंकि आपके अकाउंट से जीबीपी देना है। ये देखो, यहाँ देखो, ये बैंक से पैसा जा रहा है, ड्राफ्ट देना जीबीपी देने के बराबर है। पर वो अब हो गया कैंसल। तो सेल का क्या करोगे आप? परचेस में लिखोगे इसको। जब इशू करा तब आपने सेल में लिखा, और अब कैंसल करा है तो आप परचेस में लिखोगे। ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसल्ड, कैंसल हुआ तो आप परचेस साइड में लिख के उसको क्लोज करोगे 60,000। ठीक है, अब कर लो टोटल। 260, 1,60,000, 60,000, ये हो गया 3,20,000, ये हो गया 3,30,000। आपको दिख रहा है अभी ओवर सोल्ड पोजिशन है 10,000 की। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का। तो नोस्त्रो में बैलेंस 50 का हो गया और पोजीशन ओवर सोल्ड है 10 की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है? डिसाइड द स्टेप्स वुड यू टेक, डिसाइड द स्टेप्स वुड यू टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस of 65,000 GBP in Nostro account and oversold position of GBP 20,000। कुछ तो गड़बड़ हुई है, मैंने कोई अमाउंट छोड़ी तो नहीं है ना? नहीं है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर बोलता है कि ओवरसोल्ड पोजीशन 20,000 की दिखनी चाहिए और नोस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस 65 का दिखना चाहिए। अभी बैलेंस है 50 का जिसको 65 करना है, अभी बैलेंस है 10 का जिसको 20 करना है, और ये ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड ही चाहिए। तो नोस्ट्रो अकाउंट में 50 का बैलेंस है, बताओ 65 कैसे करोगे उसको? बहुत सिंपल है सर, स्पॉट में बाय कर लो। स्पॉट बाय कितना डिफरेंस? 15,000 का। अच्छा, डेबिट नहीं होगा ना, ये क्रेडिट में जाएगा। 15,000 का आप जीबीपी स्पॉट में बाय कर लो। तो अब अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 65,000 का, जो आप डेबिट साइड में लिखोगे, और इस तरह से 2,15,000 का टोटल और 2,15,000 का टोटल मैच कर जाएगा। पर एक दिक्कत हो गई, पता है इससे? जैसे ही आपने स्पॉट में बाय किया 15,000, वैसे ही पोजीशन क्रिएट हो गई। तो वो आपको एंट्री यहां पे भी लेनी पड़ेगी, स्पॉट बाय 15,000। ठीक है, तो आपका ये वाला काम तो हो गया सर। जो नोस्ट्रो अकाउंट को 50 का 65 करना था, ये तो काम हो गया। लेकिन अब एक पंगा हो गया, ओवर सोल्ड पोजिशन 10 की थी जिसे 20 करना था, अब ओवर बॉट पोजिशन 5 की हो गई। देख लो, 335 इधर आ रहा है, 330 उधर आ रहा है टोटल। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप की ओवर सोल्ड पोजिशन 20,000 की आ जाए। ओवर सोल्ड पोजिशन 20,000 के आने के लिए आपको यहाँ पे 25,000 लिखना ज़रूरी है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? देख लो, 355 हो जाएगा और ये 335 हो जाएगा। ये तो बात सही है कि हमको सेल वाले साइड में 25,000 लिखने की ज़रूरत है, पर ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? सिंपल है सर, स्पॉट में आप सेल कर दो। अगर आप स्पॉट में जैसे बाय किया था वैसे सेल कर दोगे तो आपका काम हो गया। ये देखो, 3
35, 3, 55। तो यहाँ आप लिखोगे क्लोजिंग ओवर सोल्ड 20,000। पर एक दिक्कत हो गई, जैसे ही आपने स्पॉट में सेल किया 25,000 GBP, वो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। ऐसे से तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी, यहाँ ऐड करो तो इधर दिक्कत है, यहाँ ऐड करो तो इधर दिक्कत है। तो क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन है, 25,000 के GBP बेचो, लेकिन स्पॉट में मत बेचो। स्पॉट में बेचना यानी रियल में कैश फ्लो करना। आप कुछ ऐसा बेचो फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में बेचने का मतलब क्या हो गया कि सर मैं सिर्फ वादा कर रहा हूं बेचने का। अगर आप फॉरवर्ड सेल दिखाओगे ना तो 25,000 सेल में यहां तो आ जाएंगे और यहां भी नहीं आएंगे नोस्त्रो, तो यहां का बैलेंस भी गड़बड़ाएगा नहीं आपका। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, फॉरवर्ड सेल। अल्टीमेटली स्पॉट में या फॉरवर्ड में बाय और सेल करके ही बैलेंस आपका डिजायर्ड वाला आ जाएगा। यह है सर स्टेटमेंट बनाना। और आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है पता है? इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ 65,000, in order to keep the balance of 65,000 in Nostro account, we will have to buy spot GBP 15,000. In order to keep a balance of oversold कितना इसमें 20,000, we have to sell forward 25,000. तो हमने यहाँ स्पॉट में बाय किया 15,000 GBP, यहाँ फॉरवर्ड में सेल किया 25,000 GBP, तब जाके दोनों का बैलेंस उतना आया जितना चाहिए। आपको एक चीज़ यहाँ से समझनी चाहिए कि ऐसा कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन मत करना अब कि वो नोस्त्रो को भी इम्पैक्ट डाले, क्योंकि यहाँ का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। तो फॉरवर्ड में अगर कुछ होता है तो वो यहाँ आता है स्टेटमेंट में, वहाँ नहीं आता। लेकिन स्पॉट में अगर कुछ होता है तो वो दोनों जगह आता है। क्वेश्चन में हमें बस नोस्त्रो अकाउंट और स्टेटमेंट बनाना था। तो जितना डिटेल थी हमने पहले लिख ली, क्लोजिंग बैलेंस निकाला और फिर देखा कि डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमें आज क्या करना पड़ेगा। देखो, बाय स्पॉट TT 15,000, जैसे ये करोगे वैसे ही आपका 50 + 15 65 का बैलेंस हो जाएगा नोस्त्रो में। और उसके बाद में पंगा ये हो जाएगा कि आपकी ओवरबॉट पोजीशन आ जाएगी 5,000 की। उसको कवर अप करने के लिए आपको सेल फॉरवर्ड करना पड़ेगा 25,000 का। तो वो 5,000 माइनस होके 20,000 की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी और नोस्त्रो अकाउंट भी अफेक्ट नहीं होगा। कहानी खत्म। ऐसे ही है इसके पहले के 2 क्वेश्चन। इसके साथ सर अपना फॉरेक्स का चैप्टर ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन बचा रहता है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। फॉरेक्स का ही एक्सटेंशन है अगला वाला चैप्टर, तकरीबन 18 क्वेश्चन है, वो भी आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। मतलब उसमें ज़्यादा ये नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं इसमें ज़्यादा। इसमें मैक्सिमम इस्तेमाल आपका होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का। NPV जो देख रहे हो आप, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी होती है, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। NPV इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे फॉरेन करेंसी के साथ। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी आएगा, NPV भी आएगा, डिस्काउंटिंग भी आएगा। इसमें क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। मेरा एक सजेशन है सर आपको, मैं आपको थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, बीइंग अ फास्ट ट्रैक। 18 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आखिरी के क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं। जो ये छोटे वाले क्वेश्चन है ना, GDP छोटे वाले स्टार्टिंग के जो 8-9 क्वेश्चन हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर भी लेना। मैं बाकी के क्वेश्चन छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी के क्वेश्चन आखिरी में रखने की बात कर रहा हूँ कि आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर, ये सब कंप्लीट कर लो, सारे चैप्टर SFM के सब कुछ कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इन पे टाइम इन्वेस्ट करना, पढ़ने में भी और एग्ज़ाम में भी। एग्ज़ाम में गलती से भी क्वेश्चन आया इन पे तो 10-10 मार्क्स का आएगा, पर 10 मार्क्स को हासिल करने के लिए आपका इसमें टाइम बहुत जाएगा। आप देखोगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। उसमें पंगा क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं बीच में एक फिगर अगर गलत हो गई तो आगे की सारी स्टेप्स गलत हो जाएगी। स्टेप्स भी सही रही तो आपकी वैल्यूज़ गलत आएगी और उससे मार्क्स मिलेंगे 0। तो 1 घंटा डाला 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और मार्क्स 0 मिले, बहुत अखरेगा आपको। ऐसे टाइम पे आप कोशिश करना कि एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर बड़े आते हैं तो आप उसको सबसे आखिरी में सॉल्व करने के लिए रखो, बीच में कहीं बिल्कुल हाथ मत लगाना। हाँ, ये क्वेश्चन छोटे हैं स्टार्टिंग के,
तो ये तो बिल्कुल हाथ लगा लेना, फटाक से कंप्लीट हो भी जाएंगे और इजीली 8 मार्क्स मिल भी जाएंगे। छोटे क्वेश्चन पे 8 मार्क्स है, बट उनके दुगने और तिगने साइज के जो क्वेश्चन है, 3 गुना साइज के, उस पर सिर्फ 10 मार्क्स, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना देंगे वो लोग, जो कि गलत है सर। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर टाइम कम मिलता है एग्ज़ाम में और पढ़ाई में, इसको आखिरी में रखो, ये चैप्टर, ये 5-10 क्वेश्चन होने के बाद, तो आपका काफ़ी ईजी जाएगा, एक अच्छी प्लानिंग हो पाएगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए। हार्डली 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मेन तो क्वेश्चन इधर में है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो हम वहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है तो फॉर्मेट वगैरह बनाते बैठेंगे उसमें टाइम जाएगा। बट यू आर गोइंग टू एन्जॉय, देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू लर्न। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े तगड़े हैं, जैसे जीडीपी बोलता हूँ, जीडीआर, एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, होम करेंसी और फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या है वो हम सीखेंगे। इसके बाद नॉमिनल रेट, रियल रेट, ये सीखेंगे। और एक और आएगा सर आपको यहाँ पे गेयर्ड और अनगेयर्ड बीटा, वो भी कॉन्सेप्ट हम इसी चैप्टर में सीख लेंगे, जो आपको आगे जाके मर्जर में भी काम आने वाला है। So stay excited for the next chapter, sir. This is going to be an interesting part, which we are going to finish in like minimum number of hours. See you.